नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। ख्वाजा साजिद का एक शेर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, काफ़ी फेमस हुआ है और अक्सर मैं उसको पढ़ा भी करता हूं। कल सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है। किरण चौधरी बीजेपी में आ चुकी हैं, भगवा पटका वो पहन चुकी हैं, भगवाकरण उनका हो चुका है। लेकिन आज क्या मोहब्बत में सियासत है? और जब वो कांग्रेस में थी इससे पहले, तब जो सियासत थी, तो क्या उस सियासत में भी मोहब्बत थी? और मोहब्बत भी क्या बीजेपी की तरफ से भी थी और कांग्रेस की तरफ से भी थी, यानी कि किरण चौधरी की तरफ से भी थी? इस बात के संकेत आज पूर्व मुख्यमंत्री और अब केंद्र के मंत्री मनोहर खट्टर ने दिए हैं अपने भाषण में। उस वक्त जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने कुछ बातें कही, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या किरण चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन करके बेहतर किया है, उनका कैरियर अब निखरेगा, या फिर दूसरे नेताओं की तरह जो आज़ादी उन्हें थी वो आज़ादी अब उनकी ख़त्म हो जाएगी बीजेपी में जाने के बाद में? यह रवायत और कवायद रही। अक्सर लोग कहा करते हैं कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी बेहद सीमित है, जबकि कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होता था। और कांग्रेस में हर किसी को कुछ भी बोलने की, किसी भी हद तक जाने की, हद तक बोलने की और किसी पर भी बोलने की आज़ादी रहती थी। किरण चौधरी के पास भी ऐसा ही था, लेकिन आज वो बीजेपी की हो गई हैं। बीजेपी ने उनको अपने अंदर कर लिया है, यानी कि ले लिया है। और आज एक बात खट्टर साहब ने एक और कही है कि ये समुंदर है और समुंदर में जो कोई आया करता है फिर उन्हीं का हो जाया करता है। कुछ अंश मैं आपको सुना देता हूं सबसे पहले कि खट्टर साहब ने जब ज्वाइन करवाया उनको, तब उन्होंने क्या कहा था। एक बार वो सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वर्षों तक इन्होंने भले ही कांग्रेस में काम किया, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि शरीर कांग्रेस में रहा होगा, मन हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहा है। बहन किरण चौधरी जी के साथ ठीक है, दो विपक्षी पार्टियों में रहने के कारण से था, विधानसभा में देखने में भले ही हम आमना सामना कर लेते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद हमको पता लग जाता था कि हम क्या कहना चाहते हैं एक दूसरे को। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ठीक प्लेटफॉर्म इनको मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ नए पुराने का विषय नहीं होता। जब भी जो इस समुद्र में आके मिलता है वो समुद्र का हो जाता है, वो समुद्र का हो जाता है। दो बातें इन्होंने कही कि वो समुद्र में आ गई और अब समुद्र की हो गई है। और एक बात और भी कही, भले ही वो दूसरी पार्टी में थी लेकिन उनका मन बीजेपी में था। इसका मतलब क्या, इसका इशारा क्या? और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज का है वो ये भी रहेगा कि क्या किरण चौधरी बीजेपी में जाने के बाद अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगी? जो उनको भरोसा, आश्वासन जो दिया गया है, जो कमिटमेंट उनके साथ में किया गया है और जो उनके हवाले से उनके सोर्सेज भी कह रहे हैं कि उनको ये कहा गया है कि राज्यसभा में भेजेंगे और श्रुति चौधरी को तो शाम से विधायक का चुनाव लड़वाएगी बीजेपी, ऐसा उनको कमिटमेंट किया गया है। लेकिन बीजेपी की अगर पुरानी चीज़ें आप देखेंगे, पुराने उनके वायदों को अगर आप गौर फरमाएंगे तो फिर पलट जाया करते हैं। लेकिन क्या ये सवाल है कि क्या किरण चौधरी के साथ किए गए बीजेपी के नेताओं के वायदे खरे उतरेंगे? हालांकि उनको शामिल करवाया मनोहर खट्टर ने और संत जी का जादू जो है किरण चौधरी पर चल गया। और इसमें खुलासा एक नया मैं आपको ये भी कर देता हूँ कि संत जी अभी अभी किरण चौधरी के संपर्क में नहीं आए थे, उनकी बातचीत बहुत पहले से हो रही थी। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव से पहले भी हमने आपको बताया था कि किरण चौधरी की बातचीत चल रही है बीजेपी नेताओं से और वो शामिल हो भी सकती हैं। और आप यकीन मानिए, जिस वक्त टिकटें बांट दी गई थी, टिकटों की घोषणा हो गई थी लोकसभा में, उसके बाद भी एक ऑफ़र था किरण चौधरी के लिए, किरण चौधरी के पास बीजेपी के एक टॉप लीडरशिप की तरफ से कि वो चाहें तो आ सकती हैं। और हिसार से उनको एक ऑफ़र दिया गया था कि हिसार से आपको चुनाव लड़वा देते हैं लोकसभा का। और उस वक्त तक गौर करने वाली बात यह है कि रणजीत सिंह चौटाला की टिकट अनाउंस कर चुकी थी बीजेपी। और ये कहा भी जाता है कि बीजेपी में टिकट अनाउंस होने के बाद में बहुत कम चांस होते हैं जब बदली जाया करती हैं, लेकिन ये बदलने की बात कही गई थी, बात की जा रही थी, लेकिन किरण चौधरी फैसला नहीं ले पाई। ये आप पुख्ता इसको मान लीजिए, जो सोर्सेज, जिस तरह के सोर्सेज के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप समझ लीजिए कि खबर में पूरी तरह से सच्चाई है। लेकिन किरण चौधरी फैसला नहीं ले पाई, देर से ही सही कांग्रेस ने टिकट काटी और जो भी चीज़ें हुई और अपने मन का जो गुबार था वो आखिर में फूट गया और फैसला ले लिया गया कि अब बीजेपी ही ठीक। कम से कम कांग्रेस में उनको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधी सीधी
फ्री हैंडशिप दे दिया गया है, यानी कि फ्री हैंड उनको कर दिया है, वो जो चाहेंगे वही होगा। बेशक आज के दिन कुमारी शैलजा मुखर होकर बोल रही हैं, लेकिन आप ये भी तय मान लीजिए कांग्रेस में अगर किसी की चली है या चलेगी आने वाले दिनों में भी, तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और इस बात को किरण चौधरी ने अच्छी तरह समझ लिया था, इसीलिए उनको लगा कि अगले 5 साल भी ऐसे निकल जाएंगे, तो ये फैसला लिया गया कि क्यों नहीं राज के मजे लिए जाएं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। स्टेट में आगे क्या होगा ये कुछ कह नहीं सकते, जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन वो अब कांग्रेस में थक चुकी थी, हार चुकी थी, टूट चुकी थी, इसलिए बीजेपी का दामन थाम लिया। लेकिन बड़ा सवाल फिर वही एक बार फिर से लौटते हैं, उनको जो वायदा किया गया राज्यसभा में भेजेंगे और एमएलए का चुनाव लड़वाएंगे बेटी को। अब गौर करिए बीजेपी की नीयत पर और नीति पर। नीयत की बाद में बात करेंगे, लेकिन नीति की समझ लीजिए कि बीजेपी अभी तक परिवारवाद के खिलाफ बात करती आई है। अगर आप गौर करेंगे तो राव इंद्रजीत अपनी बेटी राव आरती राव के लिए भी टिकट मांगते थे, लेकिन टिकट नहीं दिया, नाराज भी हुए, बावजूद उसके उनको टिकट नहीं दिया गया। धर्मवीर सिंह इस बार अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी विधानसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि राजनीतिक घराने हैं और जब नई पीढ़ियां आती हैं तो उनको एडजस्ट करने की भी बात होती है, कवायद होती है। हर नेता चाहता है कि उनके बेटा बेटी राजनीति में अगर वो आ रहे हैं तो फिर उनको लॉन्च किया जाए। धर्मवीर सिंह भी चाहते हैं कि उनके बेटे आएँ, और मैंने बताया कि राव इंद्रजीत सिंह भी चाहते हैं कि उनकी बेटी आरती राव को टिकट मिले। तो अब क्या श्रुति को टिकट देकर बीजेपी जो अपने फैसले हैं, अपनी नीति हैं, उससे हट जाएगी? उनकी नीयत में या तो फिर फ़र्क आएगा या फिर नीति में फ़र्क आएगा। एक चीज़ तो आप तय मान के चलिए, इन दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो नीति बदल लेगी बीजेपी, और हो सकता है कि 1, 2, 3 इन तमाम नेताओं को, या कुछ और भी हो सकते हैं, उनके बच्चों को, उनकी पीढ़ियों को आने वाले दिनों में टिकट दे बीजेपी, या बीजेपी अपने आप को मजबूर हो सकती है कि वो टिकट देना उनको पड़े, उनकी मजबूरी हो सकती है, या फिर नीयत बदल सकती है। नीयत इसलिए क्योंकि जो वायदे किए गए हैं, तो क्या बीजेपी उससे पलट जाएगी? एक ये बड़ा सवाल है। एक मुद्दे पर और भी बात करेंगे कि जो भी बीजेपी में नेता आया है उसका हशर क्या हुआ है, और एक ऐसे नेता भी रहे हैं हरियाणा के जो बीजेपी के काबू कभी नहीं आए, बल्कि बीजेपी उनके काबू आई। इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बार किरण चौधरी की कुछ खास बातें आप सुन लीजिए कि किरण चौधरी क्या कह रही थी, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रेरणा स्रोत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आज केंद्र के अंदर बहुत ही तेजस्वी हमारे मंत्री, मेरे बड़े भाई, या मेरे भाई बड़ी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 1 साल ही बड़े हैं हाँ, फिर भी बड़े भाई का ओहदा है, मनोहर लाल खट्टर जी। इनके साथ बहुत काम करा है मैंने पिछले 10 साल में। विधानसभा के अंदर बहुत तल्खियां हमारे बीच में होती थी, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि इतनी सहनशीलता, इतना जबरदस्त पकड़ अपने सभी कार्यों के ऊपर जो इनका रहा है, और जिस प्यार और मान सम्मान के साथ सबके साथ पेश आए हैं, मेरे तो ये सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और इनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। कहते हुए संकोच नहीं होता। ये तो मैंने शुरू से कहा कि बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और पार्टी से जुड़े हुए नेता, ऐसे लोग कम होते हैं। और सच्चाई ये है कि जो ये खर्ची पर्ची वाला सिस्टम जो है, ये जो हमारे युवकों के लिए जो खत्म करा, ये बहुत ही जबरदस्त सराहनीय कदम कि आने वाले समय में भारी से भारी बहुमत के साथ हरियाणा के अंदर तीसरी बार भाजपा का परचम लहराएगा। आज से हमारा काम शुरू है। चौधरी बंसीलाल जी का नाम लो और भाजपा की नीतियों पे काम करो, और शीर्ष नेतृत्व का जो है जय जयकार करो। शीर्ष नेतृत्व का जय जयकार करो। किरण चौधरी को इससे पहले शायद आपने इतना मुखर होकर इतनी किसी बीजेपी नेता की शान में कसीदे पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। देखते भी कैसे, क्योंकि कांग्रेस में थी। लेकिन ये उम्मीद भी नहीं थी कि किरण चौधरी इतनी जल्दी बीजेपी के शीशे में उतर जाएंगी और फिर इतने जोर से, इतनी शान से, इतने ज़्यादा, इतने बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाएंगी। उन्होंने बड़े भाई की संज्ञा दी है संत जी को, और देवी क्यों नहीं। मैंने बताया कि ये जो सारा प्रकरण हुआ है, बंसीलाल की लेगेसी को बीजेपी में लाने का जो क्रेडिट है वो मनोहर लाल खट्टर को जाता है। ये उन्हीं की
उन्हीं के संपर्क में था मामला सारा का सारा, और उनके थ्रू ही ये ज्वाइनिंग हुई है। और इस ज्वाइनिंग में मुख्यमंत्री, हालांकि नायब सिंह सैनी वहाँ पर मौजूद थे, और एक दो महामंत्री हैं देश के, राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी के, वो यहाँ पर थे, और एक दो नेता और भी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन अगर कहीं हुआ या वेटेज कहीं पर अगर मिली है या दी गई है तो फिर वो खट्टर साहब को दी गई है। संत जी को ज़बरदस्त जो है उत्साह के साथ किरण चौधरी ने उनका गुणगान किया, श्रुति चौधरी ने भी उनके बारे में कहा। हालांकि नायब सैनी का भी नाम उन्होंने बड़े अदब और सम्मान के साथ में लिया, लेकिन जितनी मोहब्बत दिखाई गई खट्टर साहब के साथ वो बताती है कि इस पूरे खेल में किरण चौधरी को अपने अंदर लाने के लिए, यानी कि बीजेपी में शामिल कराने में खट्टर साहब का हाथ था। तो खट्टर साहब, जैसे हमने एक दिन पहले ही बताया था आपको कि अभी हरियाणा की राजनीति में उनका दखल बराबर रहेगा, ये आप तय मान लीजिए। और हमने ये भी बताया था कि हरियाणा के जब टिकटें बांटी जाएंगी विधानसभा चुनाव में, उनके अंदर भी मनोहर लाल खट्टर की चलेगी, टिकट पर मोहर उनकी लगेगी एक तरह से इसलिए क्योंकि नामों का जो फाइनलाइजेशन होगा उसमें खट्टर साहब की भूमिका रहेगी। तो ये आप तय मान लीजिए कि खट्टर साहब भले ही केंद्र में जाके कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन उनकी जो निगाहें हैं अभी वो हरियाणा पर ही हैं, हरियाणा में उनका दखल पूरा रहेगा। पहले उस पर बात करते हैं जो मैंने आपसे इस बाइट से पहले आपसे पूछा था, जिक्र किया था कि बीजेपी ने कई सारे नेताओं को खराब किया है। खराब इन द सेंस कि वो कांग्रेस से जब बीजेपी में गए तो कांग्रेस से पहले उनकी स्थिति क्या थी और कांग्रेस में जाने के बाद में क्या हुई। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक दिन पहले ही बताया था आपको, कुलदीप बिश्नोई, आज बीजेपी उनको ना हंसने देती है ना रोने का मौका देती है, प्रेशर में वो है, हालांकि कह कुछ नहीं पाते हैं। और वही बात एक बार फिर बता देता हूँ, कैमरी में जो खट्टर साहब ने उनके पिता को लेकर जो किस्सा सुना दिया, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात उनके लिए और हो नहीं सकती थी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तमाम चीज़ें थी, टिकट कटी और सब हुआ, और जैसा पार्टी चाहेगी वैसा कुलदीप बिश्नोई के साथ में होगा। ये कुलदीप बिश्नोई को पता है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या फैसला लेंगे वो अलग इशू है। लेकिन मैं हाशिर की बात कर रहा था, कांग्रेस में उनको आज़ादी थी, कांग्रेस में वो सीएम के कैंडिडेट थे और खुद को सीएम के कैंडिडेट के तौर पे पेश भी करते थे, लेकिन आज तो मंत्री के तौर पर भी, भावी मंत्री के तौर पर भी पेश नहीं कर सकते। तमाम चीज़ें हैं। इससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार जो है वो बीजेपी में गया था। हमने ये भी बताया था आपको कि चूंकि बीरेंद्र सिंह बीजेपी से कांग्रेस में आ गए हैं तो एक स्पेस था, उस स्पेस को भरना चाहती थी बीजेपी, और खट्टर साहब को इस काम पर लगाया गया। वो काम में सफल भी हुए। उनके साथ भी यही हुआ। बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को हालांकि बीजेपी ने सांसद बनाया, लेकिन जब दूसरा मौका आया तब बीजेपी ने उनको साफ साफ कह दिया कि नहीं, टिकट नहीं है। और हालांकि उससे पहले ही, कुछ दिन पहले या कुछ साल 2 साल पहले बीरेंद्र सिंह थोड़े से मुखर हो गए थे बीजेपी को लेके, और उन्होंने कुछ जो हैं इशारों में बीजेपी को समझाने की, धमकाने की कोशिश की थी। देखिए मैं चला जाऊंगा, ये चीज़ें हुई, लेकिन बीजेपी बर्दाश्त नहीं किया करती है। उन्होंने अनिल विज का भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं किया था। पहली जो सेकंड जो योजना थी नायब सिंह सैनी से पहले, खट्टर साहब जब आए थे 2.0, तो वो मंत्री थे अनिल विज, लेकिन जब वो रुसवा हुए तो फिर बीजेपी ने उस चीज़ को सीरियसली लिया, और अब जब नायब सिंह सैनी की सरकार है तो वो मंत्री नहीं है। तो कुल मिला के जो अपनों को भी नहीं बख्शती है बीजेपी, दूसरों की तो मिसाल और औकात क्या है, तो ये बीजेपी का एक ट्रेंड है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के एक नेता हैं जिनको बीजेपी काबू नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने बीजेपी को काबू करके रखा जब उनकी सरकार थी। नाम ओम प्रकाश चौटाला है। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री भी रहे हरियाणा के, और बीजेपी के साथ में उनका सिस्टम भी रहा था, लेकिन बीजेपी को उन्होंने कभी अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये उनमें काबिलियत थी। आज उनका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि बातें ये हो रही हैं कि बीजेपी के अंदर जो जाता है फिर उसकी आवाज़ वहीं जाके थम जाती है, और वॉल्यूम का जो कंट्रोल है वो बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, जो संगठन के नेता हैं, जो पुराने बीजेपी से जुड़े हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, हालांकि आरएसएस के और बीजेपी के बीच में कुछ चीज़ें अभी हुई हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ में रहता है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला एक ऐसे नेता हैं, आज भी हैं, और जब थे तो बीजेपी को उन्होंने हावी नहीं होने दिया और बीजेपी को जता के रखा कि नहीं, हम जो चाहेंगे वैसा होगा। भले ही वो बाद में उनके साथ में कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन यहाँ उनकी मिसाल बनती है कि बीजेपी को उन्होंने सुपरसीड कभी भी नहीं होने दिया। आखिरी में आपसे सवाल यही कि क्या किरण चौधरी अब बीजेपी में जाके बीजेपी की बड़ी नेता कहलाएंगी या एक मामूली कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी में काम करेंगी, और कितना काम करेंगी, या जोश उनका ऐसा ही रहेगा, जोश में तेजी आएगी, या फिर जोश ठंडा पड़ सकता है। खुल के कमेंट करें आप वीडियो पे, और आप लिखें, आप बताएं ज़रूर कि आपको क्या लगता है कि श्रुति चौधरी
तो शाम से चुनाव लड़ पाएंगी या लड़ेंगी, या बीजेपी उनको चुनाव लड़ाएगी? और चुनाव लड़ाएगी तो क्या अपनी नीति में परिवर्तन करेगी, नीति में बदलाव लाएगी, या फिर नीयत में बदलाव आएगा और चुनाव नहीं लड़ पाएंगी? ये देखना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। और ग्राफ बीजेपी का क्या किरण चौधरी के जाने से बढ़ा है वही खड़ा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या अब और ज़्यादा फ्री हैंड मिलेगा, या फिर किरण चौधरी के जाने के बाद थोड़ा सा पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है? इस पर भी खुल के कमेंट करें। और हुड्डा साहब का जो फ्री हैंड का मामला है, इस पर भी अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है तो वो जरूर कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसको देख पाएंगे। खुल के कमेंट करें। अगेन आप शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। नमस्कार।